Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 12th NCRT Geography, India, People and Economy. So, in this series, we've already completed the first 7 chapters of this book, and we are on chapter number 8 right now. For this chapter as well, part 1 is already over. So, if you're new, I would request you to please go through the previous videos so that you have a better understanding of what we are studying right now. In the previous class, we were talking about manufacturing industries. We studied about how the manufacturing industries are divided, on what basis are they classified. For example, on the basis of raw materials they use, on the basis of finished products they produce, on the basis of size, on the basis of investment, number of people employed, on the basis of their nature of product and everything. We studied about 5 types on which the industries are classified. Next, we studied how and what are the factors which affect the location of a particular industry, which means that which industry would be established where, which industry would be located where, what will be the factors like raw material, power supply, market demand, transport, historical factors, industrial policy, and we saw all of it. Today we would be studying about, from today onwards, we will be studying about certain specific industries in India. First one will be your iron and steel industry, followed by cotton textile, then your sugar industry and everything. So, let's begin. Page number 87, major industries. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी बेसिक है हमारी कंट्री में, सबको पता है. डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोहे के बिना कुछ नहीं हो सकता. यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट आयरन एंड स्टील. यू कैन नॉट मेक टूल्स, यू कैन नॉट मेक मशीन्स. तो सबसे बेसिक इंडस्ट्री है हमारी. जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, यानी कि आप देखो हम हड़प्पन के टाइम से कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी ओल्ड इंडस्ट्री एंड इट्स स्टिल इन डिमांड एंड इट विल ऑलवेज बी इन डिमांड. नेक्स्ट कम्स योर शुगर इंडस्ट्री, जो कि रॉ मटेरियल से बहुत ज़्यादा बेसिस होती है. नॉर्मल सी बात है, मुझे अगर शुगर बनानी है तो शुगर केन से बनेगी, और शुगर केन का क्या होता है, सुक्रोज कंटेंट होता है, जो अगर बहुत समय तक आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो डिक्लाइन होने लगता है. तो जो शुगर इंडस्ट्री होती है वो आपकी रॉ मटेरियल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. इसके अलावा रिसेंट टाइम में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, यानी कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम से प्रोडक्ट्स निकालने की इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री स्पेशली कर्नाटका, बैंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, ये बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गई है. तो इनके बारे में भी हम देखेंगे. सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक पूरे इंडिया की रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आयरन एंड स्टील से ही बाकी की सारी इंडस्ट्रीज़ भी कनेक्टेड होती है. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी तभी बाकी की सारी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगी. ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर्स होते हैं हमारी इंडस्ट्री में वो काफ़ी भारी अमाउंट में, यानी कि काफ़ी हैविली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं. बिकॉज क्या आप टूल्स बना सकते हो बिना आयरन के, क्या आप टूल्स बना सकते हो बिना स्टील के, क्या आप मशीन्स बना सकते हो. सो एवरी अदर इंडस्ट्री इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन योर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. द अदर, इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स हैं जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए लगते हैं वो आपका कोकिंग कोल है. जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, मैंगनीज है, क्ले जो आप फायर कर, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं. और ये सारी ही चीज़ें वेट लूजिंग मटीरियल है. वेट लूजिंग मटीरियल का मैंने कल ही बताया था, वो मटीरियल जो कि समय के साथ साथ अपना वजन घटा देगा, यानी कि वजन लूज कर देगा, उसको हम वेट लूजिंग मटीरियल बोलते हैं. एंड ऑलमोस्ट ऑल वेट लूजिंग मटीरियल है. इसी वजह से मुझे बॉटल बनानी है, बॉटल बनाने के लिए प्लास्टिक, जो भी चीज़ लग रही है, इस बॉटल बनाने प्लास्टिक लगेगा बस, तो प्लास्टिक ही लग रही है. वो अगर मैं समय से यूज़ नहीं करूँगी तो वो प्लास्टिक क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या उसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी. ऐसा होता नहीं है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. तो मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये बॉटल की फैक्ट्री, इंडस्ट्री वहीं पे सेटल करूँ जहाँ से मुझे प्लास्टिक मिल रहा है. सो ऐसा ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के साथ भी होता है. जनरली ये इंडस्ट्रीज़ वहीं सेटअप करी जाती हैं जहाँ पे बाकी के रॉ मटेरियल जैसे कि कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट भी बहुत ईजिली मिल जाए, कहीं दूर ना जाना पड़े, ताकि ट्रैवल के चक्कर में इनका वेट लूज ना हो जाए. जितने भी इसलिए बेस्ट कहाँ होता है, आप आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहीं पे लोकेट करो जहाँ उसके रॉ मटेरियल्स हैं. इंडिया में जो रॉ आयरन है ये क्रेसेंट शेप. अब क्रेसेंट क्या शेप होता है, आपने चंद्रमा देखा, आधा जो चंद्रमा होता है
थोड़ा सा मून, जिसको एक्चुअली में आप बचपन में जो मून बोला जाता था आपको बनाने के लिए, तो आप इस तरीके से मून बनाते थे। आप पाकिस्तान के झंडे में देख सकते हैं, ऐसा उसको क्रेसेंट शेप कहते हैं। तो उस क्रेसेंट शेप में इंडिया में स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे ये ग्रो होता है आपका, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं। जैसे कि आपकी छत्तीसगढ़ का रीजन, नॉर्दर्न उड़ीसा का रीजन, झारखंड का रीजन, वेस्ट बंगाल का रीजन, ये दीज आर सर्टन प्लेसेस जो कि बहुत, जिनके पास बहुत हाई ग्रेड आयरन ओर है, यानी कि आयरन ओर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा। जैसे हमने बात करी थी कि कितने टाइप के आयरन होते हैं, आयरन होता है उसमें सबसे बेस्ट इनके पास अच्छी क्वालिटी का आयरन है आपका हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। तो उसी में अच्छा क्वालिटी का आयरन मिलता है यहाँ पे। कुकिंग कोल भी मिल जाता है और बाकी के सब रॉ मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। जो इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स यानी कि आयरन के साथ साथ यहाँ पे स्टील की प्रोडक्शन भी होती है और स्टील की मिल्स भी हैं यहाँ पे, स्टील बनाने का, स्टील यूज़ करने का। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि रोलिंग मिल्स हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज। अभी रोलिंग मिल्स और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज कुछ नहीं होता। रोलिंग मिल का बहुत सिंपल सा ही मतलब है, ये एक बॉटल है और ये एक नीचे मैंने इसकी एक और चीज़ लगा दी, मैं इसके अंदर से जब मटेरियल पास करूँगी तो वो फ्लैट शीट्स में बन जाएगा। तो स्टील प्रोड्यूस करने के बाद उसको शीट्स में कन्वर्ट करना, उसको पतला पतला करना, वो रोलिंग मिल से किया जाता है। और एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, यानी कि वो मेन इंडस्ट्री नहीं है। आप उनसे छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे पार्ट्स वो डेवलप कर सकते हो, जैसे कि एक रॉड बना ली, एक प्लैंक बना लिया, कुछ भी। आप बहुत रूडिमेंट्री यानी कि बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ बना सकती हैं। बहुत ज़्यादा इनमें ना इन्वेस्टमेंट होती है और बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती है, बट जनरली आयरन और स्टील इंडस्ट्री के साथ ही अटैच हो जाती हैं ताकि इनको ज़्यादा खर्चा ना आए। अब कुछ इंटीग्रेटेड स्टील हम पढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स यानी कि वो ऐसे एरियाज जहाँ पे आयरन और स्टील दोनों एक साथ हैं। उसके बाद हम सिर्फ स्टील प्लांट्स भी देखेंगे, जो कि इंडिया में सिर्फ जहाँ पे स्टील प्लांट्स है। सबसे पहला है टिस्को। सबको पता है टाटा, रतन टाटा के बारे में आप सबने सुना होगा। द टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट सबसे, ये मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन के पास है। मुंबई कोलकाता, मुंबई इधर है, कोलकाता इधर है, कैसे पास है? रेलवे लाइन के पास है। यानी कि कोलकाता से मुंबई आने के लिए जो ट्रेन के रूट है उधर पड़ती है आपकी ये टाटा का प्लांट। 240 किलोमीटर्स अवे है ये आपका कोलकाता से। और क्योंकि कोलकाता इसका नियरेस्ट पोर्ट है। पोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। मैंने आयरन बना दिया, स्टील बना दिया, मुझे वो सेल भी तो करना है, भेजना है इधर उधर, तो वो यूज़ किया जाता है आपके पोर्ट्स के माध्यम से। सो पोर्ट्स को यूज़ करके कोलकाता पोर्ट को यूज़ करता है आपका टिस्को का प्लांट। जो रिवर्स हैं, पानी चाहिए होता है। पानी क्यों चाहिए होता है? कूल डाउन करने के लिए, मशीन्स को ठंडा करने के लिए पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। नॉट जस्ट मशीन को ठंडा करने के लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए भी पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। तो ये कैसे आती है? सुबर्ण रेखा और खारखाई, दो रिवर्स हैं, याद रखना। सुबर्ण रेखा और खारखाई नदियों से पानी आता है। जो आयरन ओर है, आयरन प्लांट है, तो इसको जो आयरन ओर चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से पूरी हो रही है? नुआ मुंडी और बादाम पहाड़ जो है आपके, वहाँ से आती है। और कोल कहाँ से आता है? जोड़ा माइंस इन उड़ीसा से आपका कोल आता है। कोकिंग कोल झरिया से आता है और वेस्ट बोकारो कोल फील्ड से आता है। तो उन्होंने आपको सबसे पहले बताया इसकी लोकेशन कहाँ पे है। मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन के पास, कोलकाता से 240 किलोमीटर दूर। पानी कहाँ से लाते हैं? सुबर्ण रेखा और खारकाई रिवर से। आयरन ओर कहाँ से लाते हैं? नुआ मंडी और बादाम पहाड़ से। कोल कहाँ से लाते हैं? जोधा माइन से। कोकिंग कोल कहाँ से लाते हैं? झरिया और बोकारो से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको की। इसको क्या है? द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है आपकी। ये फर्स्ट आपकी हीरापुर में, लेटर ऑन अनदर एट कुल्टी। हीरापुर ये भी आपके वेस्ट बंगाल उसी बेल्ट में पड़ता है। हीरापुर में सेटअप करी गई थी, फिर उसको कुल्टी में भी सेटअप किया 1937। वो बैंक इंडिपेंडेंस से भी पहले की बात हो रही है ये। तो 1937 में जो स्टील कॉरपोरेशन था बंगाल का, इस टाइम पे किसके कंट्रोल में होगा? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होगा। तो जो बंगाल का स्टील कॉरपोरेशन था, उसने इंडियन आयरन और स्टील के साथ एक एसोसिएशन कर लिया और एक आयरन एंड स्टील प्लांट बनाया बर्नपुर, वेस्ट बंगाल में, बर्नपुर में। ये तीनों ही प्लांट आपके जो इसको के अंदर आते थे, वो दामोदर वैली। दामोदर क्या है? दामोदर एक नदी है जो कि हुगली रिवर से आके मिलती है। सो दामोदर नदी, दामोदर इज अ रिवर विच मीट्स हुगली रिवर। ये आपकी हुगली रिवर कौन सी है? जो वेस्ट बंगाल के बीच में से जाती है। गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। उससे आपकी दामोदर रिवर मिलती है। तो दामोदर वैली, दामोदर से पानी ये लोग यूज़ करते हैं, दामोदर वैली में है रानीगंज, झरिया और रामगढ़।
आयरन ओर कहाँ से आता है? सिंघभम सिंघभम हमने पढ़ा, आयरन ओर झारखंड में सिंघभम डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा आयरन है, वहाँ से आता है। पानी ये बराकर रिवर से लेते हैं। बराकर रिवर कौन सी नदी है? दामोदर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या है? दामोदर, बराकर रिवर, मतलब ये दामोदर जा रही है, यहाँ से एक बराकर नदी निकल जा रही है, सॉरी बराकर नदी मिल रही है आके दामोदर में। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जो मेन रिवर को ज्वाइन करती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो मेन रिवर से दूर चली जाती है। सो इस केस में जो दामोदर रिवर है वो हुगली रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, और बराकर रिवर दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सो ऑल दी प्लांट्स इन, जो भी इस बराकर रिवर से मिलती है जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पे, वो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के पास हैं। आसनसोल कोलकाता रेलवे लाइन के पास हैं। आसनसोल इज़ अ प्लेस जहाँ पे अभी एक रेलवे आपका रेस्टोरेंट बनाया गया था, मतलब पूरा ट्रेन का सेटअप है, और उसके अंदर आप जाके खाना वाना खा सकते हो। दिस वॉज ए न्यूज़ लास्ट ईयर, सो मैंने आपको बता दिया। सो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ये स्टील प्रोडक्शन था इसको का 1972-73 के बाद बहुत ज़्यादा गिर गया। सरकार को लॉस, सब कंपनी लॉस में जा रही थी, तो ये सारा कुछ सरकार ने अपने अंडर ले लिया, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट इज योर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड। ये जो श्री विश्वेश्वरैया हैं, ये आपके, इनके नाम पे बैंगलोर में एक साइंस म्यूजियम भी है, विश्वेश्वरैया म्यूजियम है, और इन्हीं के नाम पे एक आपका दिल्ली में मेट्रो स्टेशन का नाम भी पड़ा है, श्री विश्वेश्वरैया मेट्रो स्टेशन है वो आपका। सो ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ही डिड वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ साइंस, एंड सो यही इन्हीं के नाम पे आयरन और स्टील प्लांट लिमिटेड भी है। जो थर्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है आपका, वो विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट है। पहले इसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील प्लांट था। याद रखना, मैसूर इज इन कर्नाटका, नियर बाय बैंगलोर, नॉट बैंगलोर बट नियर बाय बैंगलोर। मैसूर में आपकी कर्नाटका की रॉयल फैमिली रहती है, वोडेयर फैमिली है आपकी कर्नाटका की रॉयल फैमिली, विच स्टिल लिव्स इन मैसूर। मैसूर पैलेस है वहाँ पे, दशहरा का एक इवेंट होता है काफ़ी ग्रैंड, वो आज भी आपकी रॉयल फैमिली ही करती है। इफ़ यू हैपन टू गो सम टाइम मैसूर, आप ये एंजॉय करके आ सकते हो, ठीक है। सो जो मैसूर के आयरन एंड स्टील वर्क्स हैं इज लोकेटेड क्लोज टू एन आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ केमागुंडी इन बाबूबुदान, इन दी बाबूबुदान हिल्स। तो ये इनका आयरन ओर कहाँ से आ रहा है? केमागुंडी इन बाबूबुदान हिल्स से आ रहा है। लाइमस्टोन एंड मैंगनीज आर ऑल्सो लोकली अवेलेबल। यहाँ पे लाइमस्टोन और मैंगनीज भी लोकली मिल जाता है, बट इस रीजन में कोल नहीं है, कोल की उपलब्धि यहाँ नहीं है। वुड, पहले ये लोग 1951 से पहले, कोल तो चाहिए, गर्म कैसे करेंगे मैम, हीट कैसे करेंगे, गर्म नहीं करेंगे ऑयल को, आयरन और पिघलेगा कैसे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो गर्मी करने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो ये पहले वुड को यूज़ करते थे, लकड़ी को जलाते थे 1951 से पहले। बट कितने फॉरेस्ट काट लोगे भाई, कितना लकड़ी, बहुत हाई अमाउंट में चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस लग गए जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बताया था मैंने, हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं, जो कि डैम से, यानी कि बहते हुए पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो वहीं पे एक जॉग फॉल्स है, ये हमने क्लास 11th में ड्रेनेज सिस्टम वाले में जब रिवर्स पड़ी थी तब हमने देखा था कि शरावती रिवर जो है आपकी, उस पर एक फॉल्स है, उस पर एक वाटरफॉल है, इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, जिसको हमने जॉग फॉल्स भी बोला है। इट इज़ लोकेटेड इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। आपको सारे फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ताकि आपको लोकेशन का आइडिया रहे। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में शरावती रिवर पे जॉग फॉल्स है, उससे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे, ये आपका पानी, आपका वाटरफॉल गिरा है नीचे, यहाँ पे टर्बाइंस लगा दिए हैं, पानी गिरता है तो टर्बाइंस मूव करते हैं, बिजली जनरेट होती है। बिजली को पूरे तरीके से कौन यूज़ कर रहा है? आपका विसल, आपका विश्वेश्वरैया इन आयरन एंड स्टील लिमिटेड वर्क्स लिमिटेड। सो जॉग फॉल्स का हाइडल पावर, भद्रावती रिवर है यहाँ पे पानी सप्लाई करती है। अगेन जॉग फॉल्स इज लोकेटेड ऑन शरावती रिवर, पर पानी कौन सी रिवर का यूज़ कर रहे हैं? भद्रावती रिवर का यूज़ कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्लांट स्पेशलाइज्ड स्टील्स और अलॉयज प्रोड्यूस करता है, यानी कि काफ़ी स्पेशल स्टील्स और अलॉयज की यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट पेज पे कुछ दो मैप्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार हम थ्योरी कंप्लीट कर लें, देन वी विल बी एनालाइजिंग इट विद द हेल्प ऑफ द मैप्स। इंडिपेंडेंस के बाद आपके सेकेंड जब हमने 5 ईयर प्लान किया, अब ये 5 ईयर प्लान क्या है मैम? तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, जो कि हर 5 साल के लिए एक नए प्लान लाती थी। तो हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था
उसमें हमने न्यू इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की बात करी। हमने कंट्रीज़ के साथ मिलके, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कॉर्पोरेट करके, ऑर्गेनाइज करके, डील्स करके अपने लिए स्टील प्लांट्स इस्टेब्लिश सेटअप करने की बात करी विद फॉरेन कोलैबोरेशन। याद रखना है, फॉरेन कोलैबोरेशन। आगे हम 4 स्टील प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। चारों के चारों किसी और कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके बनाए गए हैं। हमारी कंट्री के पास ऑब्वियसली हम अभी इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अपने खुद के लिए स्टील प्लांट्स डेवलप कर सकें, तो हमने इन बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलके इस्टेब्लिश करे थे ये स्टील प्लांट्स। रुड़केला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। ये पब्लिक सेक्टर प्लांट्स थे जो कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंदर आते थे। 1973 के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल जिसको हम बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश कर दिया गया, जो आज की डेट में इन स्टील प्लांट्स को मैनेज करता है। फर्स्ट वन इज योर रुड़केला स्टील प्लांट। ये जो रुड़केला स्टील प्लांट है ये 1959 में सेटअप किया गया था। आई एम रिपीटिंग अगेन, 1959 में सेटअप किया गया था सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। कहाँ पे? सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। रुड़केला 1959 उड़ीसा। इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। याद रखना है, रुड़केला किसके साथ कोलैबोरेट किया गया था? जर्मनी के साथ कोलैबोरेट किया गया था। जो प्लांट है वो रॉ मटेरियल्स के काफ़ी पास है, दस इधर उधर उठाने की, वेट कम होने की जो कॉस्ट है, जो नुकसान है, वो कंपनी को बेयर नहीं करने पड़ते हैं। यहाँ पे एक यूनिक लोकेशनल एडवांटेज, यानी कि यहाँ पे जो आपने कंपनी बनाई उसका एक एडवांटेज क्या है कि इसको झरिया से बहुत आसानी से कोल मिल जाता है और आयरन मिल जाता है सुंदरगढ़ और खेंदूझाड़ से। जो हीराकुड प्रोजेक्ट है, हीराकुड वहीं पे है, हीराकुड प्रोजेक्ट से इसको हीराकुड, आपका हीराकुड डैम महानदी रिवर पे है। महानदी रिवर इज इन उड़ीसा। महानदी रिवर काफ़ी अच्छा डेल्टा भी बनाती है उड़ीसा में। तो जो हीराकुड पावर प्रोजेक्ट है, इससे इसको बिजली मिलती है। और देखो, बिजली कहाँ से ले रहा है? हीराकुड से ले रहा है। हीराकुड में पानी कहाँ से आता है? महानदी से आता है। पर नदी अलग, पानी इसको कहीं और से मिलेगा। कोयल रिवर और संख रिवर, ऐसी 2 रिवर्स हैं जिनका ये पानी का यूज़ करती है आपके रुड़केला स्टील प्लांट। नेक्स्ट इज योर भिलाई स्टील प्लांट। जो भिलाई स्टील प्लांट है वो रशियन के साथ हमने कोलैबोरेट किया। रुड़केला जर्मनी के साथ, भिलाई रशियन के साथ कोलैबोरेट किया था। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ये भी हमने 1959 में प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू कर दिया था। आयरन ओर कहाँ से आता था? दिल्ली रजहारा माइन से। कोल कोरबा और कारगाली रीजन से। वाटर तांदुलाम और तांदुलदाम। और पावर कहाँ से आती थी? कोरबा थर्मल पावर स्टेशन से। जो प्लांट है वो भी कोलकाता, जैसे आपका टिस्को था, कोलकाता मुंबई रेलवे रूट के पास में है। और इसका काफ़ी सारा जो यहाँ से स्टील की प्रोडक्शन होती है वो विशाखापट्टनम भेज दी जाती है। विशाखापट्टनम का है, आंध्र प्रदेश में है, वाइजैग, वहाँ पे भेज दी जाती है और वहाँ से फिर एक्सपोर्ट हो जाता है, बाहर चला जाता है। नेक्स्ट कम्स योर दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है ये वेस्ट बंगाल में बनाया है। ये हमने यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके, लंदन, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर ये पावर प्लांट बनाया था। ये आपका पावर प्लांट स्टील प्लांट बनाया था। ये 1962 में शुरू हुआ। तो सबसे पहले रुड़केला, फिर भिलाई, फिर दुर्गापुर। जो प्लांट है ये रानीगंज और झरिया से कोल बेल्ट में पड़ता है और अपना आयरन कहाँ से ला रहा है? नोआमुंडी से। नोआमुंडी से टिस्को वाले भी ला रहे थे, तो वहीं से ला रहा है। दुर्गापुर लाइज जो है आपका कोलकाता दिल्ली के रेलवे रूट पे राइड करता है। ध्यान रखना, जो टिस्को था वो मुंबई कोलकाता के रूट पे, कोलकाता यहाँ है, मुंबई यहाँ है और दिल्ली यहाँ है। तो जो टिस्को था वो मुंबई कोलकाता के रूट पे है और जो ये आपका दुर्गापुर है ये मुंबई दिल्ली के रूट पे पड़ता है। एंड हाइडल पावर एंड वाटर ऑब्टेन फ्रॉम दामोदर वैली। तो पावर कहाँ से मिलती है इसको? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से। नेक्स्ट है आपका बोकारो स्टील प्लांट। ये भी हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया था। ये 1964 में बनाया था। तो 2 59 में, एक 62 में और एक 64 में। रुड़केला स्टील प्लांट और भिलाई 1959 में। रुड़केला वाला जर्मनी के साथ, भिलाई वाला रशिया के साथ, दुर्गापुर वाला यूनाइटेड किंगडम के साथ और अब बोकारो वाला पड़ रहे हैं, ये भी आपका रशिया के साथ है। तो ये जो प्लांट है ये बहुत सेटअप प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ताकि कम से कम होए, बोकारो रुड़केला दोनों को कंबाइन करके। और ये आयरन रुड़केला से लोहा लेते हैं और बदले में रुड़केला को कोल भेज देते हैं। अदर रॉ मटेरियल्स जो बोकारो से आते हैं वो 350 किलोमीटर के दायरे में से आ जाते हैं। जो वाटर है, वाटर डिमांड ये अपना दामोदर वैली कॉरपोरेशन से इसकी पानी की डिमांड्स पूरी हो। अदर स्टील प्लांट्स, कुछ न्यू स्टील प्लांट्स भी सेटअप किए गए हैं 4th प्लान पीरियड में। सेकेंड था, अब चौथे प्लान पीरियड में आपके
मेन रॉ मटेरियल्स अवे फ्रॉम रॉ मटेरियल, यानी कि अभी तक हम कोशिश कर रहे थे कि जहाँ रॉ मटेरियल है वहीं पर हम अपनी इंडस्ट्री, वहीं पर हम अपना प्लांट लगा दें। अब हमने कुछ अलग करने की कोशिश करी। इस अलग में हमने क्या किया, अपने मेन रॉ मटेरियल के सोर्स से कहीं दूर जाके प्लांट लगाया। द वाइजाग 3 प्लांट्स कौन से थे? सबसे पहला आपका वाइजैक स्टील प्लांट। वाइजैक कहाँ है? विशाखापट्टनम में है आपका, आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट था जो कि 1992 में ऑपरेट करना शुरू किया था। इसकी जो लोकेशन है, क्योंकि ये पोर्ट के पास है, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। विजयनगर स्टील प्लांट, विजयनगर किंगडम के बारे में आप अपनी मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हरिहर और बुक्का ने उसको शुरू किया था। कृष्णदेवराया वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, आप सबके बारे में पढ़ेंगे। उसी विजयनगर, वहीं पे आज भी डिस्ट्रिक्ट है विजयनगर, तो वहाँ पे एक विजयनगर स्टील प्लांट लगाया गया होसापेट में, कर्नाटका में। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, वहीं की लोकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करता था, लोकल आयरन ओर और लाइमस्टोन से स्टील प्रोडक्शन। फिर सेलम स्टील प्लांट, ये तमिलनाडु में है, जो कि 1982 में कंस्ट्रक्ट किया गया, कमीशन हुआ। इसके अलावा बहुत सारी, कम से कम 206 ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स हैं इंडिया में। जनरली ये स्क्रैप मेटल का यूज़ करती है। स्क्रैप मेटल यानी कि मेन मेटल नहीं, ये बचा कुचा जो थोड़ा वेस्ट हो जाता है उसको यूज़ करके लोकल लेवल पे ही प्रोडक्शन करती हैं और लोकल लेवल पे ही सेल करती हैं। हाँ, बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर नहीं होता। हमने सारा पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से मैप्स दिए हुए हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दोज मैप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट की। तो आप देखो किस तरीके से जो आपका रिवर दामोदर रिवर जा रही है झरिया से हमने क्या देखा था कि ये कहाँ से वो ले रहे थे, आपका मुंबई इंडिया, इसकी मुंबई कोलकाता रेलवे थी। तो मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन दिख रही है आपको, जो ये है टू मुंबई, और ये इधर से आ रही है ब्लैक। तो रेलवे लाइन कोलकाता मुंबई के बीच में आपका पड़ रहा है। फिर ये दूसरी चीज़ उन्होंने बताई थी कि ये कोलकाता पोर्ट को यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर उन्होंने बताया था नोआ मुंडी और बादाम पहाड़। तो आप इसमें नहीं दिए हुए हैं नोआ मुंडी और बादाम पहाड़। जोधा माइन, नोआ मुंडी और बादाम पहाड़ से आयरन ओर आता है। कोल जोधा माइन से आता है। कोकिंग कोल, आप देखो ऊपर झरिया बना हुआ है, कोकिंग कोल झरिया से आता है। और बोकारो कोल फील्ड से आता है। तो जमशेदपुर आप देख सकते हो, जमशेदपुर में आपकी स्टील का प्लांट है। और देखो ऊपर नॉर्थ रिवर साउथ कोयल है आपकी, और सुलेपुर रिवर सुबर्ण रेखा भी यहीं से जा रही है, रिवर दामोदर ऊपर से जा रही है। तो यहीं पे आपका जो स्टार बना हुआ है वहाँ पे आपका टिस्को का प्लांट है जमशेदपुर। आयरन ओर आप देखो नीचे जो स्टार्स बने हुए हैं, नोआ मुंडी और आपका ये बादाम पहाड़ से आता है। नेक्स्ट कम्स इज योर इसको, दैट इज योर इंडियन आयरन एंड स्टील प्लांट, आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो इसको है, ये सबसे पहले हीरापुर, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हीरापुर, असनसोल भी है, बर्नपुर भी है, कुटली भी है, तो इसी पूरे रीजन में है आपका। और कोल फील्ड ये रानीगंज, झरिया, दामोदर रिवर आपको दिख रही है, इसकी वैली से, बराकर रिवर से ये पानी यूज़ करते हैं। और ठीक है, दैट्स इट फॉर इसको। फिर हम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट की अगर बात करेंगे तो विश्वेश्वरैया देखो तुंगभद्रा रिवर जा रही है यहाँ से, और यहाँ से ये आगे जॉग फॉल से क्या लेते हैं, ये आपका बिजली लेते हैं। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया था। और भद्रा रिवर, ये आपकी जो भद्रा नदी है उसका पानी यूज़ करते हैं ये। और दैट्स इट। बाबू बुदान हिल्स और चिकमंगलूर से आपका मटीरियल आ रहा है, रॉ मटीरियल आ रहा है। नेक्स्ट कम्स इज योर रुड़केला। तो रुड़केला, नहीं सबसे पहले हमने रुड़केला स्टील प्लांट बनाया था। ये किसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया था, आपके जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन में बनाया था। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है आपकी ये। ब्रह्मणी रिवर आपको दिख रही है, कोयल रिवर भी दिख रही है। कोयल रिवर, अभी ये कोयल रिवर है, इसी के नीचे है आपकी एक साउथ कोयल रिवर जो हमने टिस्को वाले में देखी थी। तो आपका स्टील प्लांट है ये यहाँ पे रुड़केला में। और लाइमस्टोन ये लाते हैं बिरमित्रापुर से। आयरन ओर आपको मिलता है कीरीबुरू से। और रेलवे की लाइन तो इन्होंने बताई थी, बोकारो जा रही है जो। नेक्स्ट इज योर भिलाई का स्टील प्लांट देखा था हमने। भिलाई का स्टील प्लांट भिलाई में ऑब्वियसली रायपुर के पास है, और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है जो आपकी छत्तीसगढ़, इसके बीच में पड़ता है। महानदी रिवर को देखो, मैंने बताया आपको महानदी रिवर जा रही है यहाँ पे। कोरबा से ये लोग सामान ला रहे हैं, और दिल्ली रजहारा से आपकी आयरन आ रहा है। नेक्स्ट वो दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये हमने उत्तराखंड के साथ मिलके बनाया था। और ये आपकी जो रेलवे लाइन है
दिल्ली कोलकाता वाली रेलवे लाइन के पास है। और दामोदर रिवर जा रही है यहाँ से, दुर्गापुर है, नोआ मुंडी नीचे आप देखो ऊपर नहीं बना रखा था, यहाँ पे उन्होंने नोआ मुंडी बना रखा है जहाँ से मैंगनीज आता है। कोल आपका झरिया और रानीगंज से आता है। आयरन और कुलिसिया गुरुमाइसिनी कुटुपित से आता है। इस मैप्स को आपको मैप्स देखोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। फिर बोकारो स्टील प्लांट और ये रूरकेला स्टील प्लांट के बीच में इसको एक कनेक्शन बिल्ड किया गया था। ये हमने रशिया के साथ 1964 में बनाया था। और दामोदर रिवर आपको दिख रही है, झरिए से सामान आ रहा है, भीमृतपुर से आपका लाइमस्टोन आ रहा है, और मैंगनीज आपका बादाम पहाड़, सूलेपुट और गोलुमाइसिनी से आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा बहुत आप देखोगे मैप तो इससे आपको समझ में आ जाएंगी, थोड़ी बहुत लोकेशन का आइडिया होगा, फैक्ट्स याद करना ईजी हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। If you like this session, please do hit the like button, leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Thank you and have a